बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे अगर आपके हड्डियों में, जोड़ों में और पट्टों के अंदर दर्द है, इनके पीछे रीजंस क्या होती हैं और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। इसको ठीक करने के लिए आप कुछ डिफरेंट अपनी डाइट के अंदर चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी रूटीन को ठीक कर सकते हैं। अगर ये दो चीज़ें आप कर लें, आप अपनी हड्डियों के, पट्टों के और जोड़ों की जो दर्दें हैं इनको घर पे ठीक कर सकते हैं। हम ज़्यादातर दवाइयाँ, केमिकल और इंजेक्शंस के पीछे लगे रहते हैं। हम कोशिश नहीं करते कि हम अपनी डाइट को ठीक करें। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ रीजंस बताऊंगा, वजूहात बताऊंगा जिसकी वजह से आपको दर्द होती है, और फिर मैं आपको इसका इलाज बताऊंगा। वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, पूरी वीडियो देखनी है, क्योंकि ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है उन सब लोगों के लिए जिनको पट्टों में, जोड़ों में, घुटनों में और हर तरह की दर्दें होती हैं। लेकिन खास तौर पे बोन्स की पेन होती है, ऑस्टियोपोरोसिस की पेन होती है, जिसे हम आम जुबान में हड्डियों का बुरबुरापन कहते हैं। अगर आपको इन सारे मसाइल हैं, इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो हम कुछ रीजंस देख लेते हैं जिसकी वजह से हमारी जोड़ों में, हड्डियों और पट्टों में दर्दें होती हैं। उसमें जो टॉप के ऊपर रीज़न है वो है हमारा आर्थराइटिस। जोड़ों के अंदर ये जो सोजिश हो जाती है, मेडिकल के अंदर आर्थ का मतलब या ऑर्थो का मतलब जो है वो जोड़ होते हैं, और टिस का मतलब इन्फ्लेमेशन होती है। तो आर्थराइटिस के अंदर इसका मतलब क्या हुआ, जोड़ों के अंदर इन्फ्लेमेशन। आपके जोड़ों के अंदर इन्फ्लेमेशन आपके कलाई के अंदर भी आ सकती है, आपके कूल्हे के अंदर भी आ सकती है, आपके घुटनों में भी आ सकती है, आपकी कमर में भी आ सकती है। और ये ज्यादातर जैसे जैसे हमारी एज ज्यादा होती जाए फिर से ये ज्यादा बढ़ता है। लेकिन आर्थराइटिस की इतनी सारी टाइप्स होती हैं, उनमें से जो सबसे कॉमन होता है वो होता है कि जब घुटनों के बीच में या किसी भी जोड़ के बीच में से रबड़ खराब हो जाए, जिसे हम आम जुबान में कह देते हैं कि घुटनों के बीच की ग्रीस कम हो गई है। और ये जो ग्रीस होती है इसे मेडिकल में मोस्टली कार्टिलेज कहते हैं। जो ब्लू कलर आपको नजर आ रहा है ना, ये बिल्कुल हेल्दी जोड़ है। ये वाली साइड का जो जोड़ आपको नजर आ रहा है ये हेल्दी है। लेकिन जैसे ये बीच की कार्टिलेज खराब होती है या बीच की रबड़ खराब होती है, तो जब आप अपने जोड़ों को हिलाते हैं, ऊपर वाली हड्डी को, नीचे वाली हड्डी को हिलाते हैं, तो ये आपस में रगड़ती हैं। क्यों रगड़ती हैं? क्योंकि बीच की रबड़ ही नहीं है, फ्रिक्शन ही नहीं है, ग्रीस ही नहीं है। जब ये नहीं होगी तो फिर क्या होगा, ये जो आपकी हड्डियां हैं आपस में रगड़ेंगी। इनकी रगड़ की वजह से आपके ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी के बीच में नोकदार पॉइंट्स बन जाएंगे। ये जो नोकदार पॉइंट्स हैं इनकी वजह से आपको भी टक टक की आवाजें आती हैं जोड़ों में से। इसे हम ज्यादातर कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। आर्थराइटिस एक टाइप होगी ऑस्टियोआर्थराइटिस। अगर आपको इस तरह का मसला है तो अभी मैं लास्ट पर आपको खाने बताऊंगा। आपको बेसिकली अभी ये देखना है कि जो मैं अभी रीजंस बता रहा हूँ इनमें से आपको कौन सी है। जो सेकंड आर्थराइटिस की टाइप है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसे हम आम जुबान में कहते हैं घंटिया। घंटिया के जो पेशेंट्स होते हैं, अच्छा मैं जो वीडियोस में आपको चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे मैंने ऑस्टियोआर्थराइटिस पे बताया, इन पर मैं सारी डिटेल में वीडियोस बना चुका हूँ, आपने वो लाजमी देखनी है। जैसे मैं घंटिया का बता रहा हूँ, घंटिया को हम पूरे 1 घंटे की वीडियो बनाइए। अगर आपने वो नहीं देखी वो लाजमी देखिएगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा। जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, घंटिया होता है, ये ज़्यादातर हमारे छोटे जोड़ों को इन्वॉल्व करता है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, ऐसा डिसऑर्डर जिसके अंदर हमारा जो कुव्वत मुदाफ़िक का निज़ाम है वही हमारे खिलाफ हो जाता है। इस तरह की बीमारी को ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हालांकि ऑस्टियोआर्थराइटिस को फिर भी ठीक किया जा सकता है, कवर किया जा सकता है, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस को आप बहुत जल्दी ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर छोटे जॉइंट होते हैं, इसके अंदर बड़े जॉइंट भी इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो डिफ्रेंशिएट करता है ऑस्टियोआर्थराइटिस से, यानी कि जो मैंने आपको पहला मसला बताया उससे जब डिफ्रेंशिएट इसे करता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या फ़र्क है और ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या फ़र्क है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में एक घंटिया के अंदर छोटे जोड़ ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, और ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपके बड़े जोड़ ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह से जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है ये आपका यूनिलैटरल होता है, यानी कि एक साइड का घुटना इन्वॉल्व होता है, एक साइड का पुल्ला इन्वॉल्व होता है। लेकिन जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है इसमें दोनों साइडें होती हैं, इसमें मल्टीपल जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर सुबह जब सो के उठते हैं तो जोड़ों में स्टिफनेस होती है, अकड़ाव होता है। बाकी इसकी पूरी डिटेल जो घंटिया वाली जो वीडियो में बनाई है उसके अंदर आप देख लीजिएगा लाजमी। जो थर्ड टाइप है आर्थराइटिस की वो इतनी कॉमन है, इसमें आपकी कोई उम्र का इस चीज़ के अंदर नहीं है कि आप बूढ़े हैं या आप यंग है। ये होता है गाउट। गाउट का मतलब होता है कि जिस्म के अंदर जोड़ों में ऐसी दर्दें जो यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से होती हैं। अगर आप तो ख़ास तौर पे आपके जो अंगूठा है, आपका जो पाँव का जो अंगूठा है, इसके अंदर ज़्यादा दर्द के साइंस आते हैं, इसकी दर्दें आती हैं। गाउट की जो पेन है आपके ज़्यादातर पाँव के अंदर होती है, पाँव के अंगूठे के अंदर, बिग टो के अंदर ज़्यादातर होती है, हील के अंदर होती है, आपकी एड़ियों के अंदर होती है, और सुइयां चुभने वाली दर्दें होती है। ये होता है आपके गाउट, आपके यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से। यूरिक एसिड की ज़्यादती अगर होगी है मोस्टली लोग इसमें दवाइयाँ ले रहे होते हैं, यूरिको मेडिसिन ले रहे होते हैं। लेकिन मैं इसमें रेकमेंड करता हूँ कि आप मेडिसिन चाहे लें, लेकिन साथ में अपने वो वाले खाने ठीक करें जिनसे यूरिक एसिड बढ़ता है। अब किन से यूरिक एसिड बढ़ता है, यूरिक एसिड वाली वीडियो मैंने आपको सारे वो खाने बताए थे, थोड़ा जल्दी से बता देता हूँ आपको। तो वो खाने हैं जैसे पालक, टमाटर, दाल, गोश्त, मछली, मुर्गी, अंडा। अगर ये खाने खाएंगे आप तो आपका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। इन खानों को या तो बिल्कुल माइनस कर लेना है, या आप इतना कम कर लें
کہ اگر جب بھی آپ کھائیں ساتھ میں آدھی پلیٹ سے زیادہ کھائیں اور پانی بہت زیادہ پئیں. سو یہ ڈفرینٹ کھانے ہیں. اگر آپ یہ کھاتے ہیں یورک ایسڈ بڑھا سکتے ہیں. اگر آپ کو یورک ایسڈ کا پرابلم نہیں ہے تو پھر یہ کھانے بڑے اہم ہیں آپ کے لیے, آپ کے جوڑوں کے لیے, آپ کو پٹھوں کے لیے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں آگے جو کھان کی بات ہوگی. سو اگر گاؤٹ ہے اینڈ یورک ایسڈ زیادتی ہے تو پالک, ٹماٹر, دال, گوشت, مچھلی, مرغی, انڈا, ان کھان کو لمٹ کرنا ہے, ان کھانوں کی احتیاط کرنی ہے. باقی میڈیسن آپ نے ساتھ میں جس طرح سے چلانی ہے چلاتے رہیں, لیکن جڑ جو ہے وہ ٹھیک کریں. یہ زیادہ تر کھانوں کی وجہ سے پرابلم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ریزن ہے جس کی وجہ سے ہماری ہڈیوں میں اور پٹھوں میں اور جوڑوں میں دردیں ہوتی ہیں, اس کی بہت بڑی ریزن ہڈیوں کا بھربھراپن. اسے کہتے ہیں آسٹیوپروسس. آسٹیوپروسس کا مطلب ہوتا ہے یہ جو ہڈی نظر آ رہی ہے یہ ہیلدی بون ہے, یہ بالکل ٹھیک ہڈی ہے. اس ہڈی کے اندر دیکھ رہے ہیں کیسے سوراخ ہوئے ہوئے ہیں. سوراخ کو انگلش کے اندر کیا کہتے ہیں؟ سوراخ کو کہا جاتا ہے پور. پور کا مطلب ہوتا ہے یہ جو بھربھراپن ہوا ہوا ہے. سو آسٹیو کا مطلب ہوتا ہے ہڈی. آسٹیوپوروسس مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہڈیوں کے اندر سوراخ. ٹھیک ہے. سو اگر ہڈیوں کے اندر سوراخ ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ اس کا مطلب منرلس کی کمی ہے, کیلشیم کی کمی ہے, وٹامن ڈی کی کمی ہے, جس کی وجہ سے ہڈیوں میں بھربھراپن آتا ہے. اور یہ فیمیلز کے اندر جلدی آتا ہے, ہارمونز امبیلنس کی وجہ سے 40-45 کی ایج کے اندر اسٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. سو یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن جس کی وجہ سے آپ کی ہڈیوں کے اندر دردیں آ سکتی ہیں. سو آپ دیکھیں پھر اچھا اس کی جو درد ہوتی ہے ایسی نہیں ہوتی کہ میرے اس انگوٹھے میں درد ہو رہی ہے. اس کی نا آپ کو بون کی پین ایک جنرلائز ہڈیوں میں ایک عجیب سی درد رہتی ہے, اور ہڈیوں کو بھربھراپن ہوتا ہے. اس کا سب سے بیسٹ طریقہ ہوتا ہے کہ اس کے جو منرلز ہیں نا وہ پورے کریں آپ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وائٹامن ڈی کی اگر کمی ہو تو آپ کی ہڈیوں کے اندر بہت زیادہ کمزوری آ سکتی ہے, آپ کو دردیں ہو سکتی ہیں, کیونکہ وائٹامن ڈی نے ہیلپ کرنا ہوتا ہے کیلشیم کی کہ آپ کی ہڈیوں کے اندر جذب ہو سکے. ٹھیک ہے. سو وائٹامن ڈی کی آپ کو کمی نہیں ہونی چاہیے, سن لائٹ سے آپ کو بہت اچھی ملتی ہے. اس کے علاوہ جو کیلشیم ہے اس کی کمی اگر ہو جائے تو آپ کو ہڈیوں کی جو ڈینسٹی ہے, جو میں بھی بتا رہا تھا کہ منرلز کی کمی ہو جاتی ہے, وہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے. تو وائٹامن ڈی کی کیلشیم کی کمی نہیں ہونے دینی. اس کے علاوہ میگنیشیم اتنا امپورٹنٹ کمپاؤنڈ ہے, اگر اس کی کمی ہو جائے تو آپ کے پٹھوں میں نا کڑل پڑتی ہے. میگنیشیم اور پوٹاشیم زیادہ تر آپ کے پٹھوں میں کڑل کرتے ہیں اگر اس کی کمی ہو جائے. سو ان کی کمی نہیں ہونے دینی ہے آپ نے. اس کے علاوہ اگر پٹھوں کے اندر جو دردیں ہیں اس کی وجہ یہ مسل سٹرین بھی ہو سکتا ہے, کچھ چوٹ اس طرح بھی لگ جائے, یا کوئی آپ بہت وزنی جو وزن ہے اس کو کھینچ میں زور سے تو پٹھا جو ریپچر ہو سکتا ہے. اکثر لوگوں کے کندھے میں ہو جاتا ہے, اور زیادہ تر کسی بھی ٹانگ کے اندر فٹ بال کھیلتے ہو جاتا ہے, بائک کے اوپر انجری ہو جائے, چوٹ لگ جائے, ایکسیڈنٹ ہو جائے, تب یہ ہو سکتا ہے. سو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پٹھوں میں, آپ کی ہڈیوں میں, آپ کے جوڑوں میں درد ان ساری ریزن میں سے کس وجہ سے. نیکسٹ بہت ہی زیادہ کامن, میں کہتا کہ ہڈیوں کے, پٹھوں کے اور جوڑوں کے جو دردوں کی سب سے بڑی ریزن آج کل ہے نا وہ ہے آپ کا پوسچر. پوسچر مطلب یہ ہوتا ہے آپ کا بیٹھنا, آپ کا اٹھنا, آپ کا لیٹنا, آپ کا کھڑا ہونا. اس کے علاوہ آپ موبائل یوز کر رہے ہیں, آپ لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہیں, آپ اپنا پوسچر کس طرح رکھتے ہیں, پیچھے سے کپ بنا ہوا ہے, یہ یا نیچے سے کوئی وزن اٹھا رہے ہیں تو آپ کس پوسچر کے اندر وزن اٹھاتے ہیں, نیچے بیٹھ کے اٹھاتے ہیں, جھک کے اٹھاتے ہیں. سو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. اکثر لوگ جن کا پوسچر اس طرح کا ہو, کپ بنا ہوا ہو, تو ان کی کمر میں دردیں ہمیشہ رہتی ہیں. سو اگر آپ جاب پہ بیٹھے ہیں, بینک میں جاب کرتے ہیں, آپ دکانوں پہ کام کرتے ہیں, آپ جہاں بھی ہیں, اگر آپ بیٹھ کے کام کرتے ہیں تو موسٹلی میں نے دیکھا کہ کپ بنا ہوا ہوتا ہے. اگر آپ وزن اٹھانے والا کام کرتے ہیں تو آپ جھک کے وزن اٹھا دیتے ہیں. سو پوسچر بہت بڑی ایک ریزن ہے آپ کے جوڑوں میں, آپ کے پٹھوں میں اور آپ کی ہڈیوں میں درد کرنے کے, سب کے پوسچر کو ٹھیک کرنے. اس کے علاوہ جو بہت بڑی ریزن ہے وہ ہے جوڑوں کی انفلیمیشن, جوڑوں کے اندر سوزش ہونا. اس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ پرابلمز آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ فائبرومیلجیا کے جو کیسز ہیں ان کے اندر آپ کو آپ کے پٹھوں میں, آپ کے جوڑوں میں اور ہڈیوں کے اندر دردیں ہو سکتی ہیں. اور فائبرومیلجیا کی کوئی آج تک ریزن سمجھ نہیں ہے. اس کی پین ان ایکسپلین پین ہے, اور اس کے ریزن بھی, کاز بھی بالکل بھی پتہ نہیں ہے. سو اس کی زیادہ تر جو کازز ہوتی ہیں جو میں نے اپنے کلینکوں پہ بھی نوٹس کی ہیں, وہ سب سے بڑی ریزن ہوتی ہے آپ کا غلط طریقے سے بیٹھنا, آپ کا پوسچر, موبائل اور لیپ ٹاپ یوزیج زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کو پٹھوں کے اندر ہر ٹائم کھچاؤ رہتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کو فائبرومیلجیا کے چانسز, سائنز اور چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو وزن زیادہ ہو جائے, ویٹ اگر آپ کو بہت زیادہ ہو جائے, تو آپ کے ہڈیوں میں, پٹھوں میں اور جوڑوں کے اندر دردیں آ سکتی ہیں. آپ نے ساری ان ریزن میں سے دیکھنا آپ کی کون سی ہے جو آپ کی ہے نا اس کو آپ سکپ کرا لیں گے. ٹھیک ہے. اب ہم آ جاتے ہیں کون سی ایسی ڈائٹ لیں کہ یار یہ جو اتنے سارے میں نے مسئلے تک بتائے ہیں کہ ان میں سے کون سا مطلب کیا کھائیں کہ یہ پرابلم ہمارے ٹھیک ہو جائے. سو اب ایک تو میں آپ کو غذا کا بتاؤں گا, پھر کچھ فزیکل ایکٹیویٹی کا بتاؤں گا, وہ آپ نے اپنے روٹین کے اندر ایڈ کرنی ہے. آپ دیکھیں گے آپ کے پٹھوں میں, ہڈیوں میں, جوڑوں میں جو درد ہیں کافی حد تک کم ہو جائیں گے. سو سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کیلشیم.
कैल्शियम की इंपॉर्टेंस का सबको आइडिया इस अंदाज से भी होगा कि हर डॉक्टर के पास, जिनके पास भी हम जाएं कि हमारे हड्डियों में, पट्टों में, जोड़ों में दर्दें होती हैं, तो वो सबसे पहले क्या लिखते हैं कि आप कैल्शियम की दवाइयाँ ले लें, कैल्शियम डी ले लें, या इसके अलावा और मल्टीपल ब्रांड्स हैं, कंपनीज हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप दूध लें, आप दही लें, आप हरे पत्ते वाली सब्जियाँ लें, सैलेड लें, आप चिया सीड लें, फ्लैक्स सीड लें, अलसी के बीज लें, तिल लें, ये सारे कैल्शियम से भरपूर है। अच्छा, अब आप कहेंगे हरे पत्ते वाली सब्जियां कह रहे हैं, उधर से आपने जब ब्यूरिक एसिड की बात की थी तो आप कह रहे थे कि पालक, टमाटर, दाल, गोश्त, मछली, मुर्गी, अंडा, इसमें पालक तो हरे पत्ते वाली सब्जी है, वो नहीं लेनी। सो मैं बता रहा हूँ आपको जनरल बता रहा हूँ कि कैल्शियम की अगर आपको कमी है तो ये लेना है। आपने देखना है कि आपके केस के अंदर कहीं साइड तो कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे अक्सर लोग हैं जिनको पित्ते की सर्जरी हुई हो, उनके लिए दूध को हजम करना बड़ा मुश्किल हो, तो अब आप कहें कि मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी है कि कैल्शियम के लिए दूध पीना चाहिए, लेकिन ये भी तो देखें ना कि आप हजम कर पा रहे हैं या नहीं। अगर कोई चीज़ आपको हजम नहीं हो रही तो वो तो आपके लिए उल्टा डेंजरस है। ठीक है, सर मैं जनरली बता रहा हूँ कैल्शियम के लिए कौन से खाने हैं, जैसे दूध, दही, पत्ते वाली सब्जी, सैलेड, फ्लैक्स सीड, अलसी के बीज। सो इस तरह की चीज़ें आपने लेनी है। नेक्स्ट है कि आपने विटामिन डी आपको बहुत अच्छी क्वांटिटी और क्वालिटी के अंदर मिलेगी सनलाइट के अंदर, सूरज की रोशनी। और सूरज की रोशनी का मतलब ये नहीं है कि दिन के 12 बजे 2 बजे जो फुल तेज धूप है उसमें जाकर बैठ जाएं। जो सुबह और शाम की ठंडी रोशनी होती है उसके अंदर प्रॉपर विटामिन डी होते हैं। जो दोपहर की बहुत तेज धूप होती है इसके अंदर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं, तो उसमें जाके बैठ में जाना आपने। सो इसके अलावा कलेजी के अंदर होता है, इसके अलावा मछली के अंदर आपको विटामिन डी मिल सकता है। सो इसके बाद आपने एंटी इन्फ्लेमेटरी खाने हैं, ऐसे खाने हैं जो कि इन्फ्लेमेशन और सोजिश को कम करते हैं। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि मेरे ना पट्टों में दर्द है, मेरे जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ एंटी इन्फ्लेमेटरी खाने हैं। अब वो कहेंगे कि यार इन्फ्लेमेशन, सोजिश मुझे है ही नहीं, मुझे तो नज़र ही नहीं आती कि कहीं पर सोजिश है मेरी बॉडी के अंदर, मेरे जोड़ों के अंदर। ये हमारी बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। देखें, एक सोजिश होती है जो मुझे बाहर से नजर आ रही होती है, लाइक मेरे यहाँ पे कोई चोट लग जाए, ये सूज जाएगा, या यहाँ पे मेरे को चोट लग गई, यहाँ पे सोजिश हो गई, ये मुझे नजर आ रही है। एक सोजिश होती है जो आपकी बॉडी के अंदर होती है, आपके जोड़ों के अंदर होती है, आपके पट्टों के अंदर होती है, इसे इंटरनल इन्फ्लेमेशन कहते हैं। अच्छा, इस इन्फ्लेमेशन का कैसे पता लगता है? इस इन्फ्लेमेशन का पता चलता है डिफरेंट टेस्टों से। उनमें से एक टेस्ट होता है ESR CRP। सो ESR CRP अगर किसी का रेज जाए, इसका मतलब उनकी इन्फ्लेमेशन ज्यादा हुई हुई है बॉडी के अंदर। अक्सर लोगों को जिनको बुखार हो, जब उनका ESR CRP कराते हैं तो बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये होता है कि जिस्म के अंदर अंदरूनी इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको डॉक्टर्स डिफरेंट मेडिसिन देते हैं, पेन किलर और एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ देते हैं। सो उनकी कैटेगरी होती है NSAID, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी। सो आपने एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग्स लेनी है, उसके अलावा आप ऐसे खाने भी खा सकते हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। जैसे गंटिया के जो पेशेंट्स होते हैं, रोमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है। सो अब सवाल ये आ जाता है कि ऐसी कौन सी ग़िज़ाएं हैं जो कि आपके जिस्म के अंदर की इन्फ्लेमेशन भी कम कर सकती हैं। उनमें बहुत बड़ी जो क्वांटिटी है इस तरह की है, जैसे हल्दी, जैसे अदरक है। अदरक को नेचुरल एंटीबायोटिक कहा जाता है। अगर आप जिंजर लिखें गूगल के अंदर और साथ में लिखें कि नेचुरल एंटीबायोटिक, मतलब कौन सा नेचुरल एंटीबायोटिक होता है, तो जिंजर, अदरक आएगी आपके पास। इसके अलावा हल्दी, अदरक, ऑलिव ऑयल, ग्रीन टी, गार्लिक, ऑनियन, टोमेटो और ब्लैक पेपर, के सारे विटामिन C हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी आपके लिए प्रोवाइड करते हैं आपकी बॉडी के अंदर। इसके अलावा आप माल्टे खाएं, आप लीमो खाएं। विटामिन C जो है वो बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट होता है। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? जैसे मेरे फ़र्ज़ करो कि कहीं पे कुछ चोट लगी है, तो मेरा जो क़ुव्वत मुदाफ़अत का निज़ाम है ना, उस चोट को ठीक करने के लिए काम करना शुरू हो जाएगा। इस क़ुव्वत मुदाफ़अत के निज़ाम को अगर आप पावरफुल करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है? आपने एंटी इन्फ्लेमेटरी या एंटी ऑक्सीडेंट वाले जो खाने हैं ना वो खाने हैं। सो अगर आप ये खाएंगे तो आपकी जो इन्फ्लेमेशन है बॉडी के अंदर ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। आई होप सो कि आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी जो डाइट है इसकी इंपॉर्टेंस का पता लगा होगा कि किस तरह से हम अपने खानों से ले सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स इतनी मार्केट में मिलती हैं, हर जगह से मिलेंगे। हर दूसरी दवाई जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, जो आप पेन किलर खा रहे होते हैं, ये NSAIDs हैं, ये नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ही होती हैं। अच्छा, इसके अलावा जो आपको नीड होती है ना वो होती है ओमेगा 3 फैटी एसिड की, जो कि आपको मछली में, अखरोट में, अलसी के बीज में, चिया सीड के अंदर, फिश ऑयल्स के अंदर आपको मिल जाता है। सो ओमेगा 3 फैटी एसिड ये आपके पट्टों की सेहत के लिए, हड्डियों की कमज़ोरी ख़त्म करने के लिए, जोड़ों की सेहत के लिए, कार्टिलेज के दोबारा बनने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसे भी आपने अपनी डाइट के अंदर ऐड करना है। इसके अलावा मैग्नीशियम और पोटाशियम, ये मैं भी आपको बता रहा था कि अगर आपको पट्टों में कड़ल पड़ती है, पट्टों में दर्द होने की 3 रीज़न होती हैं: खिंचाव, कड़ल,
سورنس یا کھلیاں. سو کھچاؤ کو کہتے ہیں اسپیزم میڈیکل کے اندر, کڑل کو کہتے ہیں کریمپس, اور کھلیوں کو کہتے ہیں سورنس. سے 3 ٹائپس ہیں, اسپیزم, کریمپس, سورنس. سورنس ہوتی ہے جب ہم جم چلے جائیں, جب ہم اتنے عرصے بعد کرکٹ کھیل لیں, بالنگ کرا لیں, کوئی کپڑے دھو لیں گھر کے اندر, تو جب اگلے دن سو کے اٹھتے ہیں تو یہ جو پٹھوں میں درد ہیں تو اسے سورنس کہتے ہیں. ان کو آپ اسٹریچنگ ایکسرسائز کے ذریعے بالکل ٹھیک کر سکتے ہیں. کچھ بھی نہ کریں تو کچھ دنوں میں یہ ٹھیک ہو جاتی ہیں. کھلیاں یا سورنس ایسے ٹھیک ہوتی ہیں. جو ہوتے ہیں کریمپس یعنی کڑل پڑنا, یہ آپ کو ہوتے ہیں منرلز کی کمی کی وجہ سے, یعنی میگنیشیم, پوٹاشیم, سوڈیم. اگر آپ کو ان کی کمی ہو تو آپ کے پٹھوں کے اندر کڑل پڑ بھی ہے. سو اگر آپ کے پٹھوں کے اندر کریمپس یا کڑل پڑتے ہیں اور آپ جی بہت اچھی ورزش کر رہے ہیں اور بہت اچھی دوائیاں کھا رہے ہیں, تو آپ یہ جو منرلز ہیں نا, اگر وہ نہیں لے رہے ہیں تو یار یہ جو جڑ ہے جو کریمپس کر رہے ہیں وہ تو لے ہی نہیں رہے آپ. صاحب میں میگنیشیم اور پوٹاشیم کی کمی نہیں ہونے دینی. ان کی کمی کی وجہ سے آپ کے پٹھوں کے اندر کریمپس یا کڑل پڑتا ہے. اب اس کی کمی کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ اس کی کمی پوری ہو سکتی ہے کہ میگنیشیم اور پوٹاشیم والے کھانے کھائیں. اب میگنیشیم اور پوٹاشیم کس میں ملے گا؟ میگنیشیم اور پوٹاشیم ہمیں مل سکتا ہے کیلے کے اندر مل سکتا ہے, ہمیں خوبانی کے اندر مل سکتا ہے, کھجور کے اندر مل سکتا ہے. اس کے علاوہ ڈفرینٹ جو نٹس اور سیڈز ہوتے ہیں جن کے اندر پیٹھا کدو کے جو بیج ہیں, پمپکن سیڈز ہیں, ان کے اندر ہمیں مل سکتا ہے. اور بہت انٹرسٹنگلی آپ کو دالوں کے اندر یہ مل سکتا ہے. سو آپ نے دالیں بھی اپنے کھانے کے اندر ایڈ کرنی ہیں, ٹھیک ہے. سو اچھا ایک چیز آپ نے احتیاط کرنی ہے, میگنیشیم اور پوٹاشیم دو لوگوں کو گردوں کا پرابلم ہے, ان کے لیے صحیح نہیں ہوتا اگر اس کی زیادتی ہو جائے, کیونکہ یہ آپ کے جسم سے بے ایکسکریشن کا جو عمل ہے اس کو ڈسٹرب کر سکتا ہے. اگر آپ کو گردوں کا کوئی پرابلم نہیں ہے پھر تو آپ یہ والے کھانے ایڈ کریں. اس کے علاوہ پانی کی کمی نہ ہونے دیں, اور پانی کے اندر ORS جو ہم بچوں کو نہیں دے رہے ہوتا 10-20 روپے کا آتا ہے, وہ ڈال کے اپنے ان نمکیات کی کمی کو پورا کریں. آپ دیکھیں میں اگر پٹھوں کے اندر سے کریمپس بہت زیادہ کم ہو جائیں گے. اچھا یہ تو ہو گیا جوڑوں کی, ہڈیوں کی, پٹھوں کے جو پرابلمز ہیں ان کو ڈائٹ سے کیسے ٹھیک کرنا ہے. جو دوسرا جو طریقہ ہے وہ ہے ایکسرسائز. واک کریں, ایکٹیو رہیں, جاگنگ کریں. جوڑوں میں اگر آرتھرائٹس کا پرابلم ہے, سٹیج 1 پہ ہے تو آپ واک کر سکتے ہیں, سٹیج 2 پہ ہے تو سائیکلنگ کریں, 3 پہ ہے تو سائیکلنگ کریں, 4 پہ ہے تو پھر تو بالکل ہی ریسٹ کریں یا پھر سرجری ہی ہوگی اس کے اندر. سو یہ ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں, بٹ ایکسرسائز کو ایڈ کریں. اگر آپ کے پٹھے کمزور ہیں اور آپ کا وزن زیادہ ہے تو آپ کے یہ پرابلم کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے. پٹھے ٹھیک کریں, وزن کم کریں, بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. آپ سے ایکسرسائز کرنی ہے. اس کے علاوہ اپنا پوسچر ٹھیک رکھیں. آپ کا کھڑا ہونا, آپ کا یہ جو لائن آف گریوٹی ہے نا آپ کے جسم میں سے گزر رہی ہے, یہ بالکل سیدھی ہونی چاہیے. اگر آپ کی لائن آف گریوٹی ڈسٹرب ہوگی نا, یہ اس طرح سے آپ پب بناتے ہیں یا پھر اس طرح سے رہتے ہیں, بیٹھتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, آپ کو پوسچر نہیں ٹھیک رہتا نا, تو آپ جو دنیا کی دوائی لے لیں, جو مرضی کھا لیں. یہ جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, میں نے فلاں حکیم سے میں نے یہ لیا ہے, وہ بہت بڑے ڈاکٹر سے میں نے یہ والی چیزیں نہیں. اکثر میرے کلینک پہ آتے ہیں, سو یہ دبئی سے جو ہے نا میتھی کو فلاں تو ٹیکا منگوائے, اور جب میرے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کا پوسچر ایسے بنا ہوا ہوتا ہے, کوب اتنا نکلا ہوتا ہے. میں یہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ یار اگر آپ نے اتنی مہنگی دوائی لی ہے اور آپ کا بیٹھنے کا پوسچر یہ ہے, تو آپ کی دوائی کیا کرے گی جب آپ کا بیٹھنے کا پوسچر ہی ٹھیک نہیں ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیں آپ کی گردن میں کوئی درد نہیں ہے, آج آپ 3 تکیے لے کے گردن کے نیچے آپ سو جائیں, صبح آپ کی گردن اکڑی ہوئی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے پوسچر نہیں ٹھیک رکھا. تو یہ تو ہو گیا ہمارے گردن کے پٹھوں کا. باقی ہمارے جسم کے اندر گوشت یا پٹھے نہیں ہیں, ہڈیاں نہیں ہیں, جوڑ نہیں ہیں. سو ہم نے اپنے پوسچر کو ٹھیک رکھنا ہے. اپنی لائن آف گریوٹی جو ہے اس کو بالکل اسٹریٹ رکھنا ہے, اس کو سیدھا رکھنا ہے. تو پوسچر کو ٹھیک رکھنا شروع کریں. اچھا اب اکثر لوگ نیچے کمنٹس میں پوچھیں گے یا پھر جب کلینک پہ آئے ہوئے ہیں وہ اس کے کہہ دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں کوئی بیلٹ لکھتے ہیں, ایسا بیلٹ جو ہمیں باندھ کے رکھے ہم سیدھا کر دیں. دیکھیں بیلٹ نا یہ اچھا کچھ ہے اس طرح کے چانسز یا کیسز ہوتے ہیں کہ جس کے اندر بیلٹ لگا لینا چاہیے اگر بہت ہی زیادہ کپ بن جائے, لائک اس طرح کا آپ کا پوسچر بنا ہوا. اس کے علاوہ اسکولیوسس کے اندر ایک بیماری ہوتی ہے, کیفوسس کے اندر جو اس طرح کے بیلٹ دیے جاتے ہیں, دینے چاہیے. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں سچ سمجھنی چاہیے کہ ہمیں کیسے بیٹھنا ہے, کیسے اٹھنا ہے, کیسے لیٹنا ہے. سو جب میں اتنا کچھ بول رہا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنا بیٹھنا اٹھنا لیٹنا ٹھیک کریں. اپنے بچوں کو بتائیں کہ کس طرح سے صحیح بیٹھنا ہے. جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کوب بنا کے نہ بیٹھا کریں, ان کو ٹوکا کریں, ان کی اسی ٹائم سے عادت بنا دیں شروع سے ہی. اور نہ ہمیں تب کب پتہ چلے گا وہ ہماری ایج 30 سال 35 سال جب ہمیں دردیں ہونا شروع ہوں گی, اس کے بعد ہم سیدھا ہونے شروع ہوں گے. اور تب جب آپ سیدھا ہوں گے نا, آپ کو الٹا سیدھے ہوتے ہوئے درد ہوگی. کچھ صاحب سیدھے رہیں گے نا تو آپ کے جسم کو عادت ہو جائے گی. اس اپنا پوسچر ٹھیک رکھنا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ اپنا وزن کم کریں. اب فرض کریں کہ ایک بندہ ہے اس کا وزن ہے 100 کلو, یعنی کہ اس کا وزن بن گیا 2.5 من.
2.5 मन अगर आपका वजन हो तो आपके पट्टे भी फिर इतने मजबूत होने चाहिए कि वो हर टाइम 2.5 मन को बंदा उठा के फिरता रहे। सो अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, वज़न को कम करें और इसके अलावा अपने पट्टों को मजबूत करें। इसके अलावा गर्म और ठंडी टकोर करें। अच्छा, गर्म और ठंडी टकोर का इतना ज़्यादा फ़ायदा है कि आपको बहुत सारी दवाइयों से बचा सकता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि गर्म टकोर क्यों करनी, ठंडी टकोर क्यों करनी है। कुछ केसेस होते हैं जिसके अंदर आपको ठंडी टकोर करनी चाहिए और कुछ केसेस होते हैं जिसके अंदर आपको गर्म टकोर करनी चाहिए। अब आपको ठंडी टकोर कब करनी है? आपको ठंडी टकोर कब करनी है? जब आपको एक्यूट हो प्रॉब्लम। लाइक मैं अभी बैठा हूँ, मेरे अभी कोई दर्द नहीं है, घंटे के बाद मैंने देखा मेरी यहाँ पे दर्द हो रही है, ये जो मुझे एक्यूट अभी दर्द आई है, मुझे ठंडी टकोर इसको पकड़ूंगा। अच्छा, अब मेरी एक यही वाली जो दर्द है 10 दिन गुजर गए, ये दर्द नहीं कम हो रही, 10 दिनों के बाद 8 दिनों के बाद ये मैंने अब गर्म टकोर करनी है क्योंकि ये क्रोनिक हो चुका है। अच्छा, अब अक्सर मैं अपने क्लिनिक पे पेशेंट से पूछ लूँ ना आपको ये दर्द कब से है, वो कहते हैं मोस्टली फीमेल्स हैं कि डॉक्टर साहब 20 साल हो गए हैं, 10 साल या 5 साल हो गए हैं, मेरी तो ये दर्द जा ही नहीं रही। इसमें आपने गौर ये करना है कि फ़र्ज़ करो कि अगर मुझे 5 साल पुरानी दर्द है, ठीक है, ये मेरे ना यहाँ पे दर्द है, 5 साल पुरानी दर्द है, लेकिन आज सुबह से ऐसे हुआ है कि मेरी दर्द बहुत ही बड़ी हुई है, ये आज सुबह से बढ़ा है। वैसे तो दर्द 5 साल पुरानी है लेकिन बढ़ी आज सुबह से है। ये क्रॉनिक है, ये एक्यूट है, ये नई है पुरानी, ये नई है, इस पर ठंडी टकोर होगी। अगर ये कंसिस्टेंट चल रही है ना तो फिर ये क्रॉनिक है और इसके अंदर गर्म टकोर होगी। अब इन दोनों में एक चीज़ और डिफरेंट है, एक तो एक्यूट और क्रॉनिक है कि नई या पुरानी पे, ये आपको समझ आ गया होगा कि नया दर्द है तो ठंडी टकोर, पुराना दर्द है तो गर्म टकोर। दूसरी चीज़ है अगर सोजिश है ठंडी टकोर और अगर अकड़ाव है तो गर्म टकोर। बस ये इसका फॉर्मूला है। हर थेरेपिस्ट जब भी आपको असेस करेगा इसी तरह से आपको ठंडी टकोर या गर्म टकोर का बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपने ऐसे कौन से, जिस तरह दूध के अंदर थोड़ी हल्दी डाल के इसको डेली बेसिस पे रात को ले लिया करें, ये आपके जिस्म के अंदर जो हीलिंग का प्रोसेस है इसको इम्प्रूव कर दे और ये भी बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जिस्म के अंदर सोजिश को कम करता है। इसके अलावा आपने अदरक को शहद के साथ मिला के आप ले सकते हैं, इतना ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है आपके पट्टों के लिए, हड्डियों के लिए, आपके जोड़ों की हेल्थ के लिए। इसके अलावा आपने ग्रीन टी लेनी है। ग्रीन टी एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। सो एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? जो क़ुव्वत मुदाफ़त के निज़ाम की या आपके जो इम्यून सिस्टम है इसकी हेल्प करते हैं ताकि वो फाइट कर सकें आपकी बॉडी के अंदर, आपके जिस्म के अंदर जो भी बीमारियाँ हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, ठीक है। सो ग्रीन टी को भी अपने खानों में ऐड करें। और अगर आप इन खानों को और एक्सरसाइज को, इन चीज़ों को आप फॉलो नहीं करना चाहते तो दुकानें भरी पड़ी हैं, आप जाएं उसके रेलिवेंट पे मेडिसिन ले लें, चाहे वो विटामिन B12 की या विटामिन डी, कैल्शियम, इन सब की आपको मेडिसिन आराम से मिल जाएंगी और हर डॉक्टर जो वो रिकमेंड करेगा। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन क्या है कि आप अपनी एक्सरसाइज और अपने खानों को ठीक कर लें, आपकी हड्डियों के, आपके जोड़ों के, आपके पट्टों के जो प्रॉब्लम्स हैं ये काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। अब अक्सर लोग जो है नीचे कमेंट्स कर रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो बड़े महंगे खाने हैं, बड़े मुश्किल हैं। आप रूटीन में आप यही चीज़ें खा रहे होते हैं लेकिन इनको थोड़ा सा तरतीब देने की ज़रूरत है। अब इसका मकसद ये नहीं है जो मैंने इतने खाने बताए आप सारे के सारे इकट्ठे खा जाएँ, यानी कि इनको तरतीब बनाए और प्रॉपर एक डाइट प्लान बनाए। मेरा मकसद था आपको अवेयर करना कि कौन से खाने में क्या चीज़ है, किन चीज़ों की कमी की वजह से क्या होता है। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। सो आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग पहले तो ये देखें कि क्या रीज़न है, फिर ये देखें कि कौन सा खाना आपको खाना चाहिए, उसकी एक कोई तरतीब बना लें। लेकिन एहतियात थोड़ी ये करनी है, जैसे मैंने अभी कहा ना, सोडियम या मैग्नीशियम और पोटाशियम आप ले सकते हैं। पोटाशियम किन्होंने नहीं लेना या मैग्नीशियम किन्होंने नहीं लेना जिनके किडनी का प्रॉब्लम है। सोडियम किन्होंने नहीं लेना जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है। और ये जो मैंने खाने बताए हैं यूरिक एसिड के, वो किन्होंने नहीं लेने जिनका यूरिक एसिड ज़्यादा होता है। मीठा किन्होंने नहीं लेना, जैसे मैंने शहद का बताया जिनको डायबिटीज़ का मसला है। सो आप अपनी साइड पे कंडीशन इस तरह की देख लेंगे कि आपको कहीं डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, थायराइड का प्रॉब्लम कहीं ये तो नहीं है। इनके अकॉर्डिंग फिर आप अपने कोई भी खाने जो मैंने इतने बताए उनमें से कोई चूज़ करें और अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग वो लें। मेरा मकसद आपको अवेयर करना है, ये ना हो कि आप किसी ये जो वीडियोस देख रहे हैं इनसे आप कोई और नुकसान कर बैठे हैं, जो मेरा पर्पज़ है वो सारे के सारे ख़राब हो जाए। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने वीडियो लाइक करनी है, शेयर भी करनी है, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें ताकि अवेयरनेस हो सके। कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट्स में बताएं। और अगर आप मुल्तान से हैं मेरे क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं, और अगर आप मुल्तान के अलावा किसी और शहर से हैं तो फिर आप व्हाट्सएप पर रब्ता करके मेरे साथ डायरेक्टली वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं, अपनी सारी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो कंसल्टेशन की फ़ीस होती है, चार्जेस ज़रूर होते हैं। और इसके अलावा अगर आपके घुटनों में ग्रीस का प्रॉब्लम है, आपको कौन सी ग़िज़ाएं खानी चाहिए, इस पर मैंने बड़ी डिटेल में वीडियो बनाई है, आपको साइड पर शो हो रही होगी, इस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। पिंडली में दर्दें होती हैं कि क्या होता है,
तो वो भी साइड पे आपको शो हो रही होगी, इनको क्लिक करें, ये वीडियोस देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।